व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। सियासत से कतई नज़र एक नेशनल इशू पे सबसे पहले आपकी तवज्जो देना चाहूँगा। व्यूअर्स, हमने देखा पिछले दिनों भी हिंदुस्तान की फ़ौज जो है वो सोशल मीडिया पे आके यूट्यूब पे और दूसरे तरीक़ों से जो है अपना रोना रो रही है कि उनके हालात बड़े ख़राब हैं, उनका मोराल बड़ा डाउन है, खाने के लिए उनके पास खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। और अभी हमने देखा कि पिछले दिनों बल्कि पाकिस्तान ने एक ऐसे ही फ़ौजी को जो बड़ा डिसहार्ट हुआ था अपने कमांडर के ऑर्डर से या उसके रवैये से, बल्कि वो पाकिस्तान की बॉर्डर में घुसा है और पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की स्टेट ने बहुत बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उस सोल्जर को इंडिया को वापस कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी है जिसको हिंदुस्तान की तरह किसी इंटरनल वॉर को लड़ना नहीं पड़ रहा। जो चैलेंजेस पाकिस्तान की फ़ौज लड़ रही है पिछले कई सालों से, अब तो 9/11 के बाद एक ऑलमोस्ट 1.5 दिहाई हो गई है इस काम में। अपने ही मुल्क के अंदर जो है टेररिज्म को जिस तरह वो डील कर रहे हैं पाकिस्तान के फौजी, एक तो है एक्सटर्नल एनिमी जो कि हर मुल्क डील करता है, लेकिन पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान की फौज एक्सटर्नल एनिमीज़ को डील कर रही है बल्कि इंटरनल एनिमीज़ को भी डील कर रही है और बड़ी टिका के डील कर रही है। और उस मौके पे भी पाकिस्तानी फौजी जो है बुरे तरीन हालात में, जो हमारे ओवरऑल फाइनेंशियल हालात हैं के बावजूद अपना खून देने के लिए तैयार है इस मुल्क के लिए, कोई कंप्लेन नहीं है। और पाकिस्तान की जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा जो हैं, वो भी फौज का मोराल बुलंद करने के लिए तमाम गैरिजन्स का वक्तन दौरा कर रहे हैं। आज मुल्तान गैरिजन वो गए थे, मुल्तान गए थे और वहाँ पर भी उन्होंने पाकिस्तान फौज के सोल्जर्स को जो फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं और शहीद होते हैं या गाजी होते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हुए बताया कि दुनिया की बेहतरीन आर्मी जो है, बेहतरीन सोल्जर्स को वो कमांड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान फौज को जो है बड़ा ट्रिब्यूट पेश करते हैं, जिस तरह वो जिन मुश्किल हालात में, जो हमारे मुश्किल हालात हैं उनमें भी सीना सफर हुई हुई है दुश्मनों के खिलाफ विदाउट एनी कंप्लेंट एज कम्पेयर टू इंडिया, जिनके पास पैसा भी है, बजट भी है, कोई इंटरनल वॉर भी नहीं चल रही उनकी, कोई वहाँ पे इंटरनल दुश्मन भी नहीं है, कोई दहशतगर्दी के गढ़ भी नहीं है, इसके बावजूद उनकी फौज वहाँ पे रो रही है। पैनामा के ऊपर अगर मैं आऊँ व्यूअर्स, आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे था क्योंकि पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के जो वकील हैं शाहिद हामिद साहब, उन्होंने मरियम नवाज साहबा की तरफ से जवाब जो है वो दाखिल कराया है और उन्होंने कैटेगोरिकली मरीम नवाज साहिबा ने अपनी स्टेटमेंट के थ्रू रद्द कर दिया तहरीक इंसाफ या अपोजिशन का ये कहना कि वो ज़ेर कफालत है अपने वालिद की। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने बयान दिया उसके अंदर उन्होंने सारा बताया कि शादी से पहले उनकी पोजीशन क्या थी, शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ, उसके बाद जिस घर में वो रह रही हैं उनकी दादी का है। और उन्होंने ये तासुर जो है रद्द कर दिया। उन्होंने कहा अगर तोहफे भी मिले तो उनके वालिद की तरफ से वो उनको इसी तराजुर में देखना चाहिए जैसे कि एक बाप अपनी बेटी को तोहफे देता है। उन्होंने अपनी इनकम भी शो की है जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स का भी कोई हिस्सा पे किया है। तो उन्होंने ज़ेर कफालत का आर्गूमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द कर दिया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जिन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उठाया हुआ अपने हाथ में और ये है मोज़ैक फोरेंसिका का डॉक्यूमेंट जो कि सारी ऑफशोर कंपनीज की मां समझी जा रही है, जिसमें ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट, अभी वेरीफाई होना अदालत के अंदर सही है गलत है, कि वी आर प्लीज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड दैट द बेनिफिशियल ओनर ऑफ दिस कंपनी इज मरियम सफदर हुज एड्रेस इज दिस सरूर पैलेस एटसेट्रा। ये 2012 का लेटर है। अब ये लेटर कोर्ट ऑफ लॉ में इसकी क्या पोजीशन होगी ये अदालत बताएगी, लेकिन आज इमरान साहब और नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे, वो भी जरा सुनते हैं और फिर मरियम साहिबा के बयान और इस केस के ऊपर आते हैं। इमरान साहब पहले उन्होंने आते साथ ही 480 अरब रुपया आईपीपीज को दिया। उसमें हमें पता है कि कितना पैसा उनको दिया जिन्होंने इनको इलेक्शन में फंड किया था। ये पहली पार्टी है जो पॉलिटिकल फंड रेजिंग कर रही है। मियां नवाज शरीफ साहब आज मुल्तान गए हुए थे जहां पे उन्होंने मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह किया है, संग मिल रखा है मेट्रो बस का, और वहां पे उन्होंने इमरान साहब के हवाले से क्या कहा सुन लीजिए। कहते रहे कि नया पाकिस्तान बनेगा, कहां है पाकिस्तान नया? किसी ने देखना है नया पाकिस्तान बन रहा है तो आके मुल्तान में देखे। जिनको सूझबूझ नहीं तरक्की की वो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं और इसी कभी धरने पे बैठ जाते हैं, कभी जो है वो कभी आके टेलीविजन के ऊपर अजीब व गरीब किस्म के इल्जामात लगाते हैं। उनके इल्जामात के सर पांव आज तक समझ नहीं आती। उनके अपने मामलात देखे तो इतने उलझे हुए हैं, एक दिन सामने आएंगे उनके अपने मामलात आ रहे हैं और पता लगेगा दुनिया के ये शख्स दूसरों को तो गालियां निकालता है लेकिन अपना किरदार जो है वो देखिए किस तरह का है। यानी आप खुद तो अमल नहीं करते और दूसरों पे आप इल्जाम लगाते हो और दूसरों को आप कहते हो। ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई नामुनासिब बात है और आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि इंशाल्लाह इनके सारे कच्चे चिट्टे कौम के सामने आएंगे। कई लोग लाइलाज होते हैं। नवाज शरीफ साहब अक्सर जो है डायरेक्ट गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इमरान साहब के हवाले से उन्होंने आज कहा नाम लिए बगैर कि उनका अपना किरदार क्या है वो अनकरीब सामने आने वाला है। फवाद साहब, नवाज शरीफ आप कह रहे थे ना इमरान साहब के डायरेक्ट बात किया करें मुझसे,
तो नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट चैलेंज लिया आपका और उन्होंने कहा कि अनकरीब आप लोग, आपका किरदार आपके लीडर का सामने आने वाला है, आपके मामला सामने आने वाले हैं। तैयार हैं आप इसके लिए मेंटली तौर पे? कटा कटा खुलने वाला जनाब देखी जाएगी। वज़ीर आज़म जो हैं वो तकरीबन 4 साल के बाद अगर जो है वो ये कहें कि जब मोज़ैक फ़ोनेस्का का स्कैंडल उनके खिलाफ सामने आया हुआ है, वो तकरीबन अपनी नशिस्त से जाने वाले हैं और उस वक्त इस तरह की बहकी बहकी बातें करना शुरू कर दें तो जाहिर है मुनासिब नहीं है। किसी वज़ीर के लिए या वज़ीर आज़म के लिए ये कहना कि वो अपोजिशन के ऊपर जो है वो भी इंतकामी कार्रवाई शुरू कर देंगे, वो हम पे, और इल्ज़ाम आपने अपने शुरू इंट्रो में कहा कि हमने इल्ज़ाम लगाए, हमने एक भी इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये तमाम इल्जामात जो हैं वो इंटरनेशनल इदारों ने लगाए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट, पीटीआई तो बीबीसी को कंट्रोल नहीं करता, जर्मन अखबारों को पीटीआई तो कंट्रोल नहीं करता, आईसीआईजे पीटीआई को तो पीटीआई तो कंट्रोल नहीं करता। हमने तो सिर्फ ये किया है कि जो इल्जामात आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म समेत बाकी लोगों के ऊपर लगाए गए, हमने पाकिस्तान में उनकी तहकीकात का मुतालबा किया और वो तहकीकात सुप्रीम कोर्ट ने अंडरटेक की। और अब सब आज मरियम साहिबा का जवाब है ज़ेरे कफालत का, उसमें आपको कोई सुकम नजर आता है? क्योंकि उन्होंने बड़ी स्ट्रेट बात की है। उन्होंने बताया पहले वो जो है वो किस उसमें थी, अपने वालिद साहब के साथ थी, फिर उनकी शादी होगी, वो फिर उनके हस्बैंड उनके ज़ेरे वो हो गए, उनके साथ वो कर रहे थे। अब ये बताइए कि आपको इसमें क्या सुकम नजर आता है? उन्होंने तो रद्द कर दिया आपकी सारी बात कि वो ज़ेरे कफालत वाली स्टोरी। जी, दो बातें हैं। ज़ेरे कफालत की बात जो है, एक वो मैं 30 सेकंड बाद उस पर आता हूं। इससे पहले उन्होंने आईसीआईजे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये जाली हैं या फेक हैं। ये पहली वाकया है पूरी दुनिया में कि आईसीआईजे के डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से कोर्ट में मुस्तरद किया जाए। आज मरियम बीबी ने अपने बयान के ऊपर दस्तखत नहीं किए, कल उनके वकील ने वादा किया है कि उनका बयान दस्तखत करके सामने आएगा। ये बड़ी खतरनाक बात हो सकती है क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार के जरिए या अटॉर्नी जनरल के जरिए इन जो डॉक्यूमेंट्स उनकी तस्दीक कराई तो मरियम बीबी परजरी के केस में सीधी सुप्रीम कोर्ट से जेल जाएंगी। ये एक बहुत खतरनाक बात उनके वकील साहब कर रहे हैं क्योंकि जो इन्हीं की दस्तावेजात की बुनियाद के ऊपर हुसैन नवाज शरीफ साहब पहले इन प्रॉपर्टीज की मलकियत तस्लीम कर चुके हैं। पूरी दुनिया इन दस्तावेजात मरियम साहब यही कह रही है ना, हुसैन नवाज के हैं, उनके 2 फैमिलीज हैं, उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्रस्टी बनाया, वो भी तो यही कह रही है कि हुसैन नवाज के फ्लैट है। नहीं, वो हुसैन नवाज साहब जो है वो कह रहे हैं नीलसन और नेस्कोल के हैं, लेकिन आईसीआईजे का डॉक्यूमेंट जो अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था, अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि मरियम नवाज शरीफ इज सोल बेनिफिशियल ओनर ऑफ नीलसन और मनरवा के जो है वो भी कंट्रोल वो कर रही हैं। अभी आप देखें कि अगर वो इसको रिजेक्ट करेंगी और अंडर ओथ इसको सुप्रीम कोर्ट में गलत स्टेटमेंट देंगी तो वो उनके ऊपर परजरी का अलहदा केस चलेगा, 467 का अलहदा केस चलेगा। इससे पहले एक सेल डीड इनके वकील जमा करा चुके। एक तो इनकी जो लॉयर्स की टीम है, अब उनको जाहिर है कि मुझे नहीं पता उनको कौन कंट्रोल कर रहा है या उनके केस है, वो इस तरह से इस केस को लड़ रहे हैं जिस तरह से पता नहीं वो किसी सिविल कोर्ट में किसी आम बंदे का केस लड़ रहे हैं। उन्होंने सेल डीड फरवरी की स्टाम्प पेपर मार्च का शो कर दिया, वो एक अलहदा केस अभी मरियम नवाज शरीफ बीबी पे खड़ा है। अगर कल उनके दस्तखतों से ये स्टेटमेंट आती है तो परजरी का एक बहुत बड़ा और 467 का अच्छा, लेकिन मुझे 2 सवाल से पहले क्विकली ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है मुबैना तौर पे मोज़ैक फोरेंसिका का, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि बेनिफिशियल ओनर बेनजीर साहब क्या लगा था मरियम साहिबा है इसके अंदर, तो आप कह रहे हैं इसकी बेस पे पर्ची लगेगी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपने अदालत में पेश नहीं किया अभी तक। अगर पेश किया तो अदालत ने इसको एडमिट किया एज एडमिसिबल एविडेंस? जी बिल्कुल, ये अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसके ऊपर हम रिलाय कर चुके हैं। मरियम बीबी अगर इसको डिनाई करेंगी तो अंडर ओथ वो इसको डिनाई कर रही होंगी और उसके बाद अदालत के सामने ये सवाल होगा कि वो इस डॉक्यूमेंट की तस्दीक करे। और अगर ये डॉक्यूमेंट जो है जो आईसीआईजे की डॉक्यूमेंट्स हुसैन नवाज साहब पहले ही तस्लीम कर चुके हैं और ये तस्दीक होती है तो मरियम बीबी को सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा बहुत बिल्कुल ठीक से मुराद आपका ये पॉइंट आ गया। आपने ईसीएल में रखने का मुतालबा को किया है मरियम साहिबा को, ये तो बड़ी डेरोगेटरी बात है। आपको क्या उन पे शक है? ना उन पे कोई फर्द जुर्म है, ना कोई उन पे केस चल रहा है। ये आपने अपने तौर पे किया, तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है ये? नहीं जी, बात यह है कि बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि जैसे अयान अली जो है उनके ऊपर $5 लाख का इल्जाम था और वो तकरीबन 2 साल ईसीएल के ऊपर रही हैं। अब तक की जो डॉक्यूमेंट सामने आई हैं उनके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा, हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज साहब का तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब वो अयान अली तो रंगे हाथ पकड़ी गई थी कस्टम के, उसमें उनको आप कहां मिला रहे हैं मरियम साहिबा से? क्या हो गया फवाद भाई?
वो तो रंगे हाथ पकड़ी गई थी वहां पे कस्टम के उस पे। ये रंगे जी जो अयान अली थी उसका तो फिर भी कुछ शक था कि उन्होंने कहा कि वो पैसे बाहर में कारोबार जमीन बेच के आई थी, बाहर किसी ने मुझे पकड़ा दिए हैं। ये तो बिल्कुल ही रंगे हाथों है। रंगे हाथों की जो तारीफ है उसके आगे अगर ये केस लिख दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ा रंगे हाथ तो नहीं हो सकता जो ये मोज़ैक फिनेस्का का जो रिकॉर्ड अभी तक सामने आया है। आप मुझे बताइए कि उसके बाद कोई कसर रह गई है, इंटरव्यू में कसर रह गई है? तहरीक इंसाफ कह रही है जी आपकी लीडरशिप रंगे हाथ पकड़ी गई, उनका नाम ईसीएल में होना चाहिए मरियम साहिबा का। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कटा छटा खुलने वाला है इमरान साहब का। ये सिर्फ धमकी है या आपके पास आप कुछ लाने लगे हैं रिएक्शन में अगेंस्ट इमरान साहब? इन दोनों चीजों का जरा जवाब दे दें प्लीज। कामरान साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। जब तक पीटीआई का कोई आदमी, वो इमरान खान हो या फवाद साहब हो, अकेले बोल रहे हो तो लगता ऐसा ही है कि जैसे ये बिल्कुल ऐसा सच कह रहे हैं, ऐसी स्टोरी सुनाते हैं। ये स्टोरी आपको पहले भी याद है कि घोड़ा अस्पताल में एक प्रिंटिंग मशीन थी, वहां से इजाफी बैलेट छपे, फिर मियां नवाज शरीफ ने रात 11 बजे तकरीर की, वो तकरीर वो सुनकर रिटर्निंग अफसरों ने अपना काम रोक दिया, वो कंप्यूटर जिससे रिजल्ट बन रहा था वो रुक गया। जब वो रुका तो इमरान खान हार गए। क्या बात है, क्या समझते हैं लोगों को यार? ये आपके मीडिया के होते हुए क्या समझते हैं? दूसरों को बेवकूफ बनाने वाले, इस तरह खुद बंदा बेवकूफ लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मॉन्सेक, ये नीलसन, ये नेस्कोल, ये मिनर्वा, ये बायर पैसे, ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये गल्फ स्टील। और मेरे भाई केस बड़ा सादा है, केस बड़ा क्लियर हो चुका है। आधा केस आपके वकील ने हल कर दिया था। और आप मुझे ये बताएं, फवाद साहब को कहें कि प्रेयर निकाले, अपनी प्रेयर, उसमें मरियम साहबा पे जो इल्जाम है वो पढ़ के सुना दें। वो तो इल्जाम ही कोई नहीं लगाते और यहां पर आप आके कहते हैं कि सब कुछ मरियम नवाज ने किया है। और मेरे भाई, अदालत में आपने 2 लाइनें लिख कर दी हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि मियां नवाज शरीफ को किसी तरह जोड़ा जाए इस पनामा से और डिपेंडेंट जाहिर किया जाए मरियम साहबा को। और मेरे भाई, ये स्टोरी जो है, कामरान साहब एक और बात सुन लें, आप फिर ना क्लिप चलाते नहीं हैं पुराने। चलाऊंगा भाई, आपको तो मैंने बहुत दफा चलाए हैं। पहले मैंने चलाए थे मैंने आपके। मैं बड़ा अदना सा कारकुन हूं, मुझे अल्लाह ताला पर और अपनी लीडरशिप पर यकीन है। ये केस हम फिर जीतने जा रहे हैं और ये फिर शर्मिंदा होने जा रहे हैं। उसी तरह जैसे मैंने धांधली में कहा था, उसी तरह जैसे मैंने कहा था पुरानी तनख्वाहों पर ये असेंबली वापस आएंगे। और मेरे भाई, 4 केस है क्या? हम कौम को क्यों इधर उधर की सुनाते हैं? मरियम नवाज डिपेंडेंट है कि नहीं? कोई शादीशुदा खातून जो टैक्स गुजार भी हो कभी डिपेंडेंट हुई है? ये दुनिया में अजूबा है, नया ही इन्होंने इल्जाम लगा दिया। मियां नवाज शरीफ का पनामा पेपर्स में नाम है, कोई नहीं। मलकियत 90s की कोई कागज इन्होंने आज तक दिया? हमने बताया कि 2006 में है। अगर हम ये 2006 का भी कागज ना देते तो इनकी हालत ये थी, इन्हें ये भी ये साबित नहीं कर सकते थे। अब बात सिर्फ रह गई है, हुसैन नवाज साहब अपने डॉक्यूमेंट देंगे और कामरान शाहिद साहब इंशाअल्लाह ताला ऐसे डॉक्यूमेंट देंगे कि बहुत सारों को या तो नजर आना बंद हो जाएगा या फिर ये जो इधर उधर की बातें करते हैं ये करना छोड़ देंगे। हम अल्लाह की मेहरबानी से पहले प्राइम मिनिस्टर की को वो क्लियर हुए हैं, उनके वकील ने किया है। अब अगले 1.5 से 2 दिन में मरियम साहिबा पर जो लगने वाला एक छोटा सा इल्जाम है उसको धोएंगे और फिर बारी आएगी हुसैन नवाज की। और हम ये एक मेरी बात सुने, ये बड़े दिनों से ये जो स्टोरी सुना रहे हैं और कौम को जो वर्गला रहे हैं, अब तो हमारे आहिस्ता आहिस्ता दिन अच्छे आ रहे हैं, केस क्लियर होता जा रहा है। मरियम नवाज डिपेंडेंट नहीं रही। मियां नवाज शरीफ सवाए तकरीरों के तजाद के कोई इल्जाम नहीं। हुसैन नवाज ने सिर्फ 2006 की मलकियत चीजें देनी है। मैं इससे पहले खुद साहब के पास जाऊं, लेकिन आपके नजदीक ये तकरीरों में तजाद प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर की तरफ से अगर ये साबित हो जाए, क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन के लिए काफी नहीं है तकरीरों में तजाद का होना? कामरान साहब, अदालत उज़्मा का 5 रुकनी बेंच और पाकिस्तान के बेहतरीन वकील और बड़ी तरीन अपोजिशन की पार्टी से कंटेस्ट कर रही है। एक एक लफ्ज 20-20 दफा पढ़ा गया है और हमने साबित किया है कि कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई ऐसा उसमें अबहाम नहीं है। अबहाम पैदा किया गया उसी तरह जैसे एक 42 साल की बेटी को जिसकी शादी हुए 22 साल हो गए, 23 साल, उसको ये डिपेंडेंट बना रहे भाई। उसी तरह का झूठ इसी तरह तकरीर में है और ये सिर्फ झूठ मिलाकर मुझे जाना है मियां नवाज शरीफ को मुलायम करना। राइट,
अब मुझे एक न्यूट्रल शख्स के पास जाना है, वो है अली अहमद कुर साहब। कुर साहब, बहुत वार्म वेलकम। मैं आपसे ऑब्वियसली मुझे पता है कि टेक्निकल सवाल नहीं पूछूंगा इस कोर्ट की उसमें, ताकि अदालत का जो मामला सब जुडिस वो भी खराब ना हो, लेकिन 2-3 सवाल हैं जनरल भी आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो ये बताइए सर कि ये जो नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है, इसमें पनामा जो केस है, अब तक ये डेवलपमेंट आपके सामने आ रही है, उसमें कौन ज्यादा डैमेजिंग पोजीशन में आपको नजर आया? इमरान खान साहब जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इल्जाम साबित नहीं कर सके अभी तक, या नवाज शरीफ साहब जो इमरान खान साहब या उनके रुफका कहते हैं कि बहुत बड़ा उनके पे धब्बा लग गया है इसका करप्शन का? आपके नजदीक सर अखलाकी लिहाज से दोनों पार्टी में किसकी पोजीशन बहुत कमजोर है इस वक्त अगर आज इलेक्शन हो जाए? कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच। देखें, आपने मुझे एक न्यूट्रल के एनालिस्ट के हैसियत से आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, थैंक यू वेरी मच। और यकीनन मुझे इस क्वेश्चन का रिप्लाई जो है बहुत मोहतात अंदाज से देना पड़ेगा, क्योंकि ना तो मेरा कोई पीटीआई से ताल्लुक है ना मुस्लिम लीग से ताल्लुक है। बिल्कुल, मगर मैं ये समझता हूँ कि हकीकतन ये दोनों फरीक जो है, बल्कि तीसरी फरीक पीपल्स पार्टी भी इनमें शामिल हो चुकी है और जमात इस्लामी भी आ गई है। ये तो मुझे ऐसे लगते हैं कि ये सिरे से सियासी जमात ही नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं है। ये साल जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, ये इलेक्शन का साल है, और 2018 में पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसके 20 करोड़ जिसकी आबादी है, और जिसकी सारी की सारी आबादी चंद गिने पर 1 या 2% को छोड़ के बाकी सारे गरीब और गुरबा लोग हैं, अफलास वाले लोग हैं, उनकी तो ये बात नहीं करते। सारा साल इनका ये पनामा में गुजर जाएगा। एक कहेगा कि हमने ये इल्ज़ाम लगाया और हमने साबित किया, दूसरा ये कहेगा कि इल्ज़ाम लगा वो साबित नहीं हुआ। गरीबों की तो बात नहीं कोई कर रहा। वो जो इस मुल्क के जो सियासी क्वेश्चंस हैं, इस मुल्क का अगर सियासी कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, वो गुर्बत है, वो बेरोजगारी है, वो महंगाई है, वो इस लोगों में, इस मुल्क में अमन और अमान है, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा है। ये क्या कहिए, इलेक्शन क्या लड़ेंगे? मैं ये कहता हूं, अगर वाकईतन अगर कोई और ऐसे लोग दरमियान में आ गए, वो इन दोनों के खिलाफ, इस पनामा को दोनों के खिलाफ जो है यूटिलाइज किया जा सकता है। बफर्ज माल अगर मुझ जैसा आदमी हो, मैं तो सियासी आदमी नहीं हूं, और अगर मुझे वो मिल जाए, मैं कहूं कि ये कि इन्होंने किया पनामा में, ये 10 दफा पनामा में सारा मुस्लिम जो सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालत, जिसका कम से कम आप अंदाजा लगाएं आज कोई 21वीं या 22वीं हेयरिंग थी, सारा सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त जाया हो रहा है। और मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने एक पार्टी बना दिया, एक फरीक बना दिया। सुप्रीम कोर्ट जो भी अब फैसला करेगी, मैं ये समझता हूं कि इसके हक में ये बात नहीं जाएगी। ये लिहाजा ये 2017 जो है ये इलेक्शन का है, और इनके पास कुछ नहीं है, गरीबों की कोई बात नहीं करता। इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी दोनों पार्टीज ने, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने बहुत पहले कहा था, और बहुत मजे कि जमाली साहब से पूछा जाए कि उन्होंने क्यों इसको एंटरटेन किया। आर्टिकल 184 सबको मालूम है, अब तो आम आदमी ने भी आइन की कापी उसके पास है, उसने भी देख लिया। ये 184(3) में ये फॉल ही नहीं करता। जमाली साहब से पूछा जाए, जो रिटायर, जब जमाली साहब सीजे थे, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जमाली साहब से ये पूछा जाए कि जमाली साहब ने इस मैटर को एंटरटेन किया क्यों, जब एक चीज फॉल नहीं करती। आपने ले आया पॉलिटिकल क्वेश्चन को, आप अदालतों में ले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में जितने भी पब्लिक जो पॉलिटिकल रैलीज हैं वो खत्म होगी, पब्लिक मीटिंग्स खत्म होगी, सब कुछ खत्म होगी। अब अदालतों में सब कुछ होगा, अदालतों में होगा, और अदालतों के बाहर जो 18, 19, 20 जो कैमरे लगे हैं उसके ऊपर जो सारी पब्लिसिटी हो रही है। मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट में गया उसने भी गलती की, और सुप्रीम कोर्ट में जिसने जाके रिप्लाई देना था उसने भी गलती की। सबसे पहले वकीलों ने, मैं कहता हूं मसलेत किया वकीलों ने जो है इस मामले को, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने कोर्ट रूम नंबर 1 में ये क्वेश्चन उठना चाहिए था कि ये मैटर एंटरटेन करता नहीं है। मगर आपके पास आ रहा हूं जी, नहीं तकरीर क्या आप, मैं जो नहीं बात जो हकीकत मैं कह रहा हूं, मेरा तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो यहाँ किसी की तर्जुमानी करने तो नहीं आया हूं। ठीक है, मैं जो बात कहता हूं मैं कहता हूं मैं सुप्रीम को वेल टेकन मैंने ले लिए हैं, वो आगे फवाद साहब के आगे रखूंगा और तलाल साहब के आगे भी रखूंगा। कुर साहब कह रहे हैं, फवाद साहब, गुर्बत, बेरोजगारी बड़े इश्यूज है, आप पनामा में वक्त जाया कर रहे हैं, ना सिर्फ कौम का बल्कि सुप्रीम कोर्ट का। 184(3) में ये फॉल ही नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं टेकअप करना चाहिए। जी फवाद साहब। पहली बात तो यह है, कामरान शाहिद साहब, गुर्बत और बेरोजगारी क्यों है?
गुर्बत और बेरोजगारी इसलिए है कि हमारी जो टॉप एलीट ऊपर बैठी हुई है वो मुल्की वसाइल को खा रही है, वो उन वसाइल को बैरून मुल्क लेके जा रही है, अपार्टमेंट्स बना रही है, प्रॉपर्टीज बना रही है और पाकिस्तान को एक तेल का कुआं समझ लिया है। इन्होंने जहां से जो तेल निकलता है उसको बाहर ले जाते हैं, सारे बच्चे याशियां करते हैं, सारे खानदान याशियां करते हैं और पाकिस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। यह है वजह पाकिस्तान में गुर्बत की। यहां पर 1500 करोड़ रुपया या हजार बिलियन रुपया जो है वो अगर वजीर आजम और उनकी फैमिलीज जो है वो बाहर ले जाए तो गुर्बतें कम नहीं हुआ करती। सुप्रीम कोर्ट या बाकी इदारे जो हैं वो मुंह देखने के लिए नहीं होते, वो मसाइल हल करने के लिए होते हैं और उनका काम ये है। सुप्रीम कोर्ट में हम क्यों पहुंचे हैं? क्या नैब ने इन्वेस्टिगेशन की? क्या FIA ने इन्वेस्टिगेशन की? क्या FBR ने इन्वेस्टिगेशन की? कौन सा इदारा है पाकिस्तान में जो फंक्शनल है कि सुप्रीम कोर्ट को यह ना करना पड़ता? सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है कि जब इस तरह के मसाइल सामने हो जो एक इंटरनेशनल स्कैम है, बाकी जगहों के ऊपर तो इदारों की जरूरत भी नहीं पड़ी। आइसलैंड के वज़ीर आज़म तो अगले दिन इस्तीफा देके घर चले गए थे क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल मोरालिटी जिंदा थी। यहां पर जरूरत ना पड़ती। अगर मुस्लिम लीग नून में तलाल चौधरी साहब जो हैं वो आके करप्शन को डिफेंड करने के बजाय वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और अपने लीडर से पूछते कि ये पैसे बाहर गए, इंटरनेशनल फोरम्स आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। लॉयर है कुर्स साहब, ये कह रहे हैं कि ये तो मेंटेनेबिलिटी का सवाल है, ये तो मुकदमा उठाना नहीं चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, ये पॉलिटिकल मामला है। कैसे अगर मुल्क का मुझे बताएं मेंटेनेबिलिटी, जब इफ्तिखार चौधरी साहब का था और कुर्द साहब बाहर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एहतजाज कर रहे थे और पूरी दुनिया में जा रहे थे, वो पब्लिक का मसला था। वहां तो एक लीगल राइट था। जब इफ्तिखार चौधरी साहब को सैक किया गया था वो तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल था। सुप्रीम कोर्ट और कुर्द साहब वो मूवमेंट लेके चल रहे थे। ये तो नहीं कि जब मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा तू पाकिस्तान के वजीर आजम के ऊपर, पाकिस्तान के वजीर आजम के खानदान के ऊपर, पूरा पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों के बुनियादी हकूक का मसला है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला नहीं करना तो किसका फैसला करना है? और अच्छे हाई मॉरल ग्राउंड के लिए काम किया, यानी कि इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस की बहाली के लिए आपने काम किया, तो उसको आप किस तरह नफी कर सकते हैं? जब तहरीक इंसाफ कह रही है वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, मुल्क की गुर्बत खत्म कर रहे हैं, करप्शन का पैसा वापस लाने के लिए। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, लेकिन इनका ये प्ली है जी। 20 करोड़ लोगों के बुनियादी हकूक का मसला है। लेट कुर्स साहब रिस्पॉन्ड टू फवाद साहब जी। नहीं, चौधरी इफ्तिखार साहब से तो मेरी अभी कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर उस वक्त पाकिस्तान के जितने भी टॉप लायर्स थे वो सारे इस मूवमेंट के टॉप, उस मूवमेंट को मूव करने वाले लोग थे। हमने कोई ऐसे अचानक वो बात नहीं की थी। वो बिल्कुल आर्टिकल, वो उस कानून के आर्टिकल की वायलेशन थी। मीठा मीठा हप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं आप सुने ना, मीठा मीठा हप क्या हमने क्या, हम वो मीठा मीठा मिठाइयाँ अपने घर ले गए थे। मैं आपके सामने बैठा हूँ कि मैं अपने घर क्या ले गया। मैं ये बात कहता हूं कि वो ये तरीका नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जनरल कैंप हाउस में बुलाया जाए और उसको कह के तुम्हारे आज के बाद तुम्हारी जो है ये जजी खत्म हो गई है। तो ये भी कोई तरीका नहीं है कि मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो अरबों रुपया पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्ट कर दे और पाकिस्तान के लोगों को पता भी ना हो। अगर नहीं भाई, पाकिस्तान के पैसों को बाहर ले जाए मनी लॉन्ड्रिंग में और उन लोगों को इन्वेस्ट कर दे। मुझे इस मुल्क के वजीर आजम से भी कोई जरूरत ताल्लुक नहीं है। आप सड़कों पे निकले, आपको तो पॉलिटिक्स आती नहीं है। आप लोग क्या किस किस्म के मुशीर, आपने क्या उसको मशवरा दिया? आप अगर सड़कों पे निकले, आप रैली निकाले, आप जब से जुलूस करें, सड़कों पे नहीं धरना और भाई धरना और चीज होती है, पॉलिटिकल रैलीज और पॉलिटिकल मीटिंग्स और होती है। आप लोग तो आजकल कुर्सियों पे बिठाकर जलसे करते हैं। हमने तो कभी नहीं देखा कि हाँ आप निकलें, फिर आप देखें नवाज शरीफ साहब कैसे जवाब देते हैं, फिर पता चलता है। क्वेश्चन मुल्क के सियासी क्वेश्चन लोगों को इन्वॉल्व करके उसका हल निकाला जाता है, फिर बात बनती है। आप गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट उसी के नतीजे में ये 184(3) एडमिट हुई है, जो जलसे जुलूस जो इमरान खान ने ब्रेक ले लिया, उसी के बाद ये वरना तो पूछ कोई नहीं रहा था यहाँ पे। ब्रेक के बाद तलाल साहब को मौका लेना पड़ेगा बीच में क्योंकि नहीं आ सका। तो इसका मतलब आप खुद मान रहे हैं कि धरने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंटरटेन किया है और ये जो है किसी आर्टिकल 144(3) में फाइल नहीं करता। चले मैं एक ब्रेक लूंगा। लोगों का प्रेशर है, पाकिस्तान के लोगों का प्रेशर है, उसके ऊपर लिया है। 20 करोड़ लोगों के अवामी मुफाद का ताल्लुक है, बुनियादी हकूक का ताल्लुक है। खुद साहब राइट, पंजाब से आवाज आ रही है आपकी गवर्नमेंट की तरफ, तलाल साहब के, वो कह रहे हैं अगर ताबूत निकलेगा सियासी नवाज शरीफ साहब का तो सबका निकलेगा। तो ये स्टेटमेंट्स देना क्या अदालती कार्रवाई पर प्रेशराइज करने की कोशिश है? को प्रेशराइज करने की कोशिश है? मैं जरूर ही आपसे पूछूंगा व्यूज एक ब्रेक के बाद।
तो इस पनामा केस को लेकर पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ ऑब्वियसली लगी हुई है। बहुत बड़ा केस है क्योंकि इसके अंदर जो जिन पे इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो उनकी फैमिली है, और जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ हैं। तो इसलिए बहुत इंटरेस्ट है लोगों का। हुकूमत की तरफ से तलाल साहब कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही प्रेशराइज करने की, आई थिंक बहुत से लोगों के नज़दीक। जैसे कि कोर्ट ने कहा कि हुकूमत पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन पूरे हुकूमती वज़रा जो है वो डिफेंड करने लगे हुए इस केस में और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कह रहे हैं कि ताबूत तो हर गली मोहल्ले से निकलेगा, अगर एक ताबूत निकला सियासी नवाज शरीफ साहब का। तो प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा है, हुकूमत पे, आप पे इस केस को लेकर क्रिटिकल हो गया, या वैसे ही आप लोगों को शौक है इस तरह की गुफ्तगू करने का, अग्रेसिव जारियाना? कामरान साहब, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि वो हमारे पार्टी लीडर हैं और मेरे समेत हम बहुत सारे लोग उनकी तस्वीर साथ लगाकर उनकी टिकट लेकर कामयाब होकर आए हैं। अगर कोई अपने लीडर क्या और अपने लीडर पर लगने वाले झूठे इल्ज़ाम का भी दफा नहीं करता तो मेरा ख्याल सवालिया निशान तो उन पर है जो दफा नहीं कर रहे। जो दफा कर रहे हैं, यकीनन हमने तो वो तमाम डॉक्यूमेंट भी पहले देखे, हमारी लीडरशिप ने हमें एतमाद में भी लिया। उसके बाद ये इसी तरह के इल्जाम आपको याद होगा कामरान साहब, आप लॉन्ग मार्च को कवर किया करते थे। मुझे आज भी याद है 14 अगस्त की दोपहर 1 बजे हमने प्रोग्राम किया था, जब आप मुझे कहते थे देखें लाखों लोग और 1 लाख मोटरसाइकिल समेत निकलने लगे हैं और इतने हल्के खोल दिए जाएं तो फलां हो जाएगा, बैलेट पेपर छप गए हैं, धांधली हो गई है, फलां हो गया है। आखिर में निकला क्या? ये झूठे निकले। अगर हम दफा ना करें तो इनका झूठ तो फैलता जाएगा। मैंने आपसे ये कहा होगा कि अगर निकल आए, कामरान साहब, इनका तो झूठ फैलता जाएगा। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा होगा निकले हैं, मैंने कहा अगर निकल आए तो। कामरान साहब, मैंने ये कहा होगा कि अगर निकल आए तो। कामरान साहब, गुजारिश ये है कि हमने धरने के दिनों से सीखा है कि ये जो इन्होंने टीवीज को कैप्चर करके जो झूठ फैलाया और उसके बाद आधी कौम ये समझने लग गई कि शायद धांधली हुई है जिसका कि ये नामो निशान नहीं था। तलाल साहब, एक बात और बताइए, इलेक्शन था पाकिस्तान, ये दस्तखत वाला मामला जो है, अगर ये इस तरह का झूठ इसमें भी बोलेंगे तो हम जवाब तो देंगे ना। मरियम साहिबा का जो बयान है, कल कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ जिस तरह फवाद साहब फरमा रहे हैं कि आप वकील के दस्तखत से मामला नहीं होगा, मरियम साहिबा का दस्तखत कल होना चाहिए और आप कल दस्तखत करवा के जमा करवाएंगे, ऐसे ही हुआ है? कामरान साहब, एक तो वो बात क्लियर हो गई थी, वकील ने उसी वक्त कहा था मैं दस्तखत कर देता हूं। जब आप किसी को अपना अटॉर्नी मुकर्रर कर देते हैं उसके बाद उसकी हर की गई गुफ्तगू, उसका हर दिया गया डॉक्यूमेंट, फवाद साहब कह रहे हैं कि नहीं, फिर यही फवाद साहब कह रहे हैं कि नहीं, मरियम साहिबा से करवाएंगे साइन, उसका क्लाइंट दे रहा। मैं मेरे कामरान साहब, इनकी तसल्ली के लिए ये फिक्र ना करें, ये 1 नहीं 2 नहीं 10 साइन एक एक कागज करके वो भेजेंगी, क्योंकि उन्होंने कौन सा झूठ बोला है, वो तो इनके झूठ से पर्दा उठा रही हैं। और ये जो पिछले 9 महीने से ऑनस्लॉट, ये झूठा प्रोपेगेंडा, ये करप्शन हमारे, क्योंकि ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। 2018 में जाने के लिए इनके पास चीज कोई नहीं, काम किया कोई नहीं, अब सिर्फ हमारे कामों के साथ करप्शन लगा के। ठीक है, अब मुझे सवाल करने दें जरा फवाद साहब से। अल्लाह की मेहरबानी से पहले अपने मैंडेट को क्लीन चिट दिलवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अब हमारी लीडरशिप की जात पर लगने वाले इल्जाम आपको मिलेगी और ये फिर उसके बाद ये तो 2018 ठीक है से मुराद, ये आपका पॉइंट आ गया, ये इसी महीने में सही या गलत, उसके बाद देखते हैं कि पास क्या है। फवाद भाई, एक बात बताइए, एक तो मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूं कि जितना इस पैनामा के उसमें आपने इमरान खान साहब ने मरियम नवाज साहिबा का नाम ले लेके सियासी हमले किए, आपने उनको बहुत बड़ा सियासी लीडर बना दिया। इतनी बड़ी वो इससे पहले पैनामा से थी या नहीं थी, आपने बना दिया। इमरान साहब ने हर वक्त उनका नाम ले लेके अपने मुकाबले पे उनको आप ले आए। सही है। और नून लीग ये कहती है कि आपके ऊपर फोबिया है मरियम नवाज का, उनकी क्यादत का, कि नेक्स्ट क्यादत उनकी है नून लीग की, तो इसलिए आप अभी से उनको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं नाकाम। अब जवाब दे दीजिए दोनों सवालों का। अच्छा, अगर आपका यह ख्याल है कि पाकिस्तान में जो जितना बड़ा करप्ट होगा वो उतना बड़ा लीडर होगा, तो फिर तो जाहिर है कि उनका नाम बना है और वो सबके सामने आया है। मेरा ख्याल तो यह है कि उनकी जो सियासत है वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल स्कैम में वो आई, और उनका नाम इसलिए आ रहा है बार बार
कि वो फ्रंट पर्सन है अपने वालिद साहब की, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की, और उनका डायरेक्ट कनेक्शन है इस सारे मामले के साथ, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब की तरह से, जिस तरह से पाकिस्तान में तलाल चौधरी साहब हैं, दानियाल अजीज साहब हैं, जुबैर साहब हैं या बाकी मीडिया के लोग हैं, अपने वालिद साहब के बिहाफ पर वो इनको हैंडल करती हैं। इसी तरह बैरून मुल्क वो पाकिस्तान के जो पैसे बाहर भेजे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसको वो हैंडल कर रही थी। लिहाजा जिस तरह से पाकिस्तान में जब डॉन लीक्स होती है और मीडिया का स्कैंडल आता है तो मरियम बीबी का नाम सबसे ऊपर आता है, इसी तरह से बाहर के पैसों के ऊपर जो है वो उनका नाम जो है वो सामने आता है। एक पॉइंट सिर्फ बार बार जो तलाल साहब जो है वो चूंकि कह रहे हैं कि पिछले सारे केसेस में हम चूंकि बरी हुए, इस बात में मैं बिल्कुल समझता हूं कि यह बात सही है उनकी। वो असगर खान केस में कन्विक्ट हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब को एक लफ्ज किसी ने आके नहीं कहा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईए इंक्वायरी करे। धांधली का जो केस है 40 ऑब्जर्वेशंस दी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कमीशन ने, लेकिन उसके ऊपर एक जरा अमल नहीं हुआ। कंटेम्प्ट केस जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया, सबके सामने था किसने हमला किया, नवाज शरीफ साहब को, आपका पॉइंट आ गया मुझे। और इसीलिए जब पीपल्स पार्टी चीखती है कि पंजाब के वज़ीर आज़म के साथ और सलूक होता है, हमारे वज़ीर आज़म के साथ और सलूक होता है, तो उसमें वज़न आ जाता है। आपका पॉइंट आ गया। मैं तलाल साहब से पूछूंगा, साहब के पास जाऊंगा पहले। जी तलाल साहब एक मिनट। ये फवाद साहब को तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि इनकी पार्टी ने सिर्फ इसलिए स्पोक्समैन इन्हें बनाया है क्योंकि पनामा पर दूसरे लोगों से डिफेंड नहीं हो रहा था। ये तो खुद पनामा की वजह से आजकल अपनी पार्टी के आगे आगे हैं। तो कुछ तो फायदा हुआ पनामा का यार। 4 दिन की भाई ये खुशी में खुश हो जाए। ये 4 दिन की नौकरी है। चले मैंने कहा ये 4 दिन की इनकी नौकरी है, ये नई नौकरी ढूंढे। चले लेकिन ये तो फरवरी के पहले हफ्ते तक ये नौकरी फारग है। चले मैं कुछ तो फायदा हुआ ना, हमारे भाई फवाद को हो गया, आप भी खुश हो, आप जेलस फील ना करें उनसे। मैं अली हमें कुर्स साहब के पास जाऊंगा। मैं खुश हूं। बिल्कुल ठीक है। कुर्स साहब ये बताइए, हुजूर के पाकिस्तान के उफक पे एक नया सितारा उभर रहा है सियासत में, नजर आ रहा है बादियों नजर में नून लीग की तरफ से, वो है मरियम नवाज साहिबा। आपको लगता है इस केस को लेकर वो ज्यादा ऊपर आई है, या आपको लगता है कि उन प्रॉब्लम आई है उनकी, यानी जो कैरियर उनका लॉन्च हो रहा था उसमें प्रॉब्लम आई है? आप अगेन एज ए न्यूट्रल में चाहूंगा आप एनालिसिस करें इसका। आप देख तो रहे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। देखें कामरान साहब, बड़े एहतराम के साथ आपसे इख्तिलाफ है। अच्छा ठीक है सर। अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी होना ही इस मुल्क के 20 करोड़ आवाम के मसाइल का हल है, या लीडरशिप काबिल लीडरशिप है, तो मैं मान लेता हूँ। या टीवी पे या किसी सुप्रीम कोर्ट में या किसी अदालत में किसी भी हवाले से उनका नाम बार बार आए, या उसकी तरफ से वकील पेश हो पनामा में, ऐसे नहीं होता। अच्छा भाई ये 20 करोड़ आवाम का मुल्क है। इधर ऐसे लाखों लोग, ऐसे लाखों सियासी वर्कर हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी जेलों में गुजारी है, पुलिस के हवालात गुजारे हैं, लाठियां खाई हैं, शाही किले में गए हैं। शाही किला कोई मामूली महल नहीं है, वहां पर लोग गए हैं, इस मुल्क के गरीब लोगों के लिए गए। आप कहते हैं 4 आदमी को बस मरियम साहब, मैं बड़े एहतराम के साथ, बिल्कुल बहुत एहतराम के साथ, ऐसे लीडर नहीं होते हैं। अगर ये सिलसिला हो जाए तो इसका मतलब 4 प्रोग्राम में मैं आ जाऊं, 4 प्रोग्राम में आप आ जाएं और 4 छोटे मोटे जलसे जुलूस निकालें तो आप भी लीडर हैं, हर आदमी लीडर है। ऐसे नहीं होता। यह जो वकला की तहरीक इन्होंने बात की, वकला की तहरीक में वो लोग थे जो अपने जमाने के बेहतरीन पॉलिटिकल वर्कर थे। किसका आप नाम ले, किसका, कौन वो आदमी था जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं था? कौन आदमी था जिसने उसने उस वक्त के बड़े बड़े डिक्टेटरों को नहीं ललकारा था? आप ऐसे तो नहीं करें। ये एक तरबियत होती है, एक सियासी तरबियत होती है, एक सियासी कारकुन आगे आता है तब उसके। जी कुर्सा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये तासुर तकवीत पकड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी राय ली है मैंने इस पे, बसते एहतराम राय नहीं, मैं ऐसी चीजों में डरते राय ली आपसे, डरते बहुत डरता हूँ। अभी तक नहीं, इस मुल्क में अभी तक ऐसे सियासी कारकुन हैं जो पुलिस हवालात में भी जा सकते हैं, 40-40 दिन गुजार सकते हैं, जेलों में जा सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं तो आपका वैसे ही बड़ा फैन हूं। वो जो आप बालों की लटों को झटक के चैलेंज करते थे बड़े बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को, तो वो बड़ी लीडरशिप ट्रेड है जनाब। मैं तो फैन हूं आपका, तो मैं तो वैसे ही एक सवाल उठाया था। कामरान साहब जी, कामरान साहब बिल्कुल आपने से, अगर मैं मुझे तो बड़ा अफसोस है कि बार एसोसिएशन का कोई किरदार ही नजर नहीं आ रहा जब से आप लोग गए हैं। अब नहीं, साहब आपकी तारीफ हो रही है, देखें अब आप शर्माएं इस पे थोड़ा सा। तारीफ मैं भी कर रहा हूं और फवाद साहब भी कर रहे हैं। अब मैं जाऊंगा तलाल साहब के पास।
तलाल साहब मेरे भाई ये हम दो एक दूसरे नहीं जी जी नहीं हम नहीं एक मैं दूसरे दिल का से तारीफ एहतराम कर रहा करते हैं, हूँ। नहीं। फवाद साहब ने भी दिल से की आपकी जी। तलाल साहब, तलाल भाई ये बता दे यार, ये बड़ा परसेप्शन उभरता है कि मरियम साहिबा जो है वो वुज़रा की एक टीम को हैंडल करती हैं, लीड करती हैं। वैसे मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसा है आपको भी डील करती हैं वो नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे, और ऐसे ही है या आप लोग आजादाना फैसले करते हैं अपने क्या करना क्या नहीं करना दिनों रात सियासी लिहाज से? देखिए एक तो बेचारे लंच भी नहीं कर आप सकते। हमसे मरियम नवाज से, हमजा शहबाज से ये इसलिए खाइफ हैं कि पहले मुस्लिम लीग नून की क़यादत दो भाई करते थे, आइंदा मुस्तकबिल में नौजवानों की क़यादत बहन और भाई करेंगे। लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें काम आता है। वो लोगों के देखें, आप मरियम साहबा को ये सिर्फ ना जोड़े मीडिया से, नहीं मैं नहीं जोड़ा को हेड करती हैं। भाई मैं किसी को नहीं जोड़ा, मैं तो सवाल उठाया, मेरा एनालिसिस नहीं है ये। मेरी बात सुन लें जी जी मेरी बात वो सीपेक से लेकर वो आपकी एजुकेशन रिफॉर्म से लेकर अच्छी बात है जी, अगर ये करती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकर पाकिस्तान की बहुत सारी मैं चीजों तो में वो समझता हूं, कंट्रीब्यूट करती हैं। वो एक सियासी कारकुन है इस वक्त नून लीग की। ठीक है तलाल भाई, आपका पॉइंट आ गया। उस वक्त अगर वो कामरान एजुकेशन साहब, के लिए जी जी कामरान साहब एक मिनट, जी। लीडर देखें, लीडर सारी दुनिया अपने आप को समझती है, लेकिन लीडर वो बनता है जिसे लोग पसंद करते हैं, जिसे लोग वोट देते हैं। तलाल भाई वोट बड़ी उसको अच्छी बात देते है, हैं अगर जो मरियम काम साहिबा करता है। एजुकेशन के लिए काम कर रही है, अल्लाह भी उनको उसकी बहुत देगा वो, और अच्छे बात करना चाहिए, और ये सबसे अच्छा काम है। मैं एक ब्रेक लूंगा इसी बात पे। व्यूअर्स, पैनामा का केस जारी है, अवाम के मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं। लेट्स सी ये हुकूमत क्या करती है और कोर्ट क्या फैसला करता है। आपको हमारा इंशाल्लाह साथ रहेगा। मुझे कल तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।